गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तीसरी यूनिट के अंदर हम उदारवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब ये तो आपको पता चल गया कि भाई उदारवाद जो है लिब्र शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। तो ये एक ऐसी विचारधारा है जो ये चाहती है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए और राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बात की जाए विद्यार्थियों उदारवाद की, तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा उदारवाद का विकास व उदय किस प्रकार से हुआ। 5 बिंदु पढ़े। राजशाही पोपशाही के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप इनका उदय हुआ, धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण और नकारात्मक उदारवाद, फिर सकारात्मक उदारवाद और महत्वपूर्ण बात जो पढ़ी आधुनिक समय के अंदर मार्क्सवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, 20वीं सदी के अंदर जब दुनिया के अंदर मार्क्सवाद हावी हो रहा था, कम्युनिस्ट विचारधारा हावी हो रही थी और एक शीत युद्ध चल रहा था पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के मध्य, ऐसी स्थिति के अंदर एक हिंसक अराजकता पर आधारित दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए गुलामी की बेड़ियां पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है, ये सारी बातें जब हो रही थी, ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी और इन्हीं के कारण अब ऐसे अराजक भरे वातावरण में कैसे रहेंगे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का क्या होगा, जो मेहनत करेगा उनका क्या होगा, कि समाज के अंदर सब बराबर होंगे। कम्युनिस्ट के अंदर ये सिस्टम था। ऐसी स्थिति के अंदर ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा जब मेहनत करने वाला भी और नहीं मेहनत करने वाला भी, दोनों को जब बराबर फल मिलेगा तो कौन मेहनत करना चाहेगा। ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों ये उदारवादी विचारधारा 20वीं सदी के अंदर एक चुनौती के तौर पे चुनौती देने के लिए मार्क्सवाद को सामने आई। इनकी भी अलग अलग क्षेत्रों की मांग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदारवाद की राजनीति क्षेत्र की मांग। राजनीतिक क्षेत्र की मांग। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद क्या चाहता है। मार्क्सवाद की बात करें तो वो तो राजनीतिक क्षेत्र में चाहता है कि राज्य को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, वर्ग को समाप्त कर देना चाहिए, कोई सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका शासन होना चाहिए, सर्वहारा वर्ग का तानाशाही शासन होना चाहिए, मजदूर वर्ग का राज होना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आवश्यकता के अनुसार सभी को जो है संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन उदारवाद के राजनीतिक क्षेत्र की मांग है संविधानवाद, विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, उदार लोकतंत्र। ये किस क्षेत्र की मांग है, पॉलिटिकल एरियाज, राजनीतिक क्षेत्र की मांग है उदारवाद की। राजनीति में ये होना चाहिए
अब ये चुनौती थी किसके लिए? मार्क्सवाद, जो कह रहा था कि राज्य को समाप्त कर दो। ये कह रहा कि नहीं, राज्य को समाप्त नहीं, संविधान के अनुसार शासन चले, विधि का शासन होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, उदार लोकतंत्र होना चाहिए। राज्य को समाप्त करने से या वर्ग विहीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही से ये समाज चलने वाला नहीं है। आर्थिक क्षेत्र की मांग, उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र की मांग, अब तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मार्क्सवाद तो कहता था कि समाज में वर्चस्व उन्हीं का ही होगा जिनका आर्थिक संसाधनों पर वर्चस्व है। यानी पूंजीवादी क्यों हावी हो गए, पूंजीवादियों ने शोषण करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व तो पूंजीवादियों का है। इसलिए जब समाज का आधार जो है वो आर्थिक आधार है, इसलिए मार्क्सवादियों ने कहा था कि अगर आपको मजदूरों आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको इस आधार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना होगा, इस पूंजीवादियों को जड़ से समाप्त करना होगा। और जो आपके मालिक है उनके विरुद्ध आप विद्रोह कर दो और आप खुद अपनी फैक्ट्रियों के, उद्योगों के मालिक बन जाओ, क्योंकि कामगारों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मेहनत आप कर रहे हो और वो बैठे बैठे फोकट के पैसे ले रहे हैं। तो इस वजह से आर्थिक क्षेत्र की उनकी मांग तो ये थी कि आर्थिक क्षेत्र यानी संसाधन जो आधार है इसके ऊपर मजदूरों का आधिपत्य होना चाहिए। जो वास्तव में मूल्य उत्पन्न करता है उसको अधिक मिलना चाहिए, पूंजीपतियों को कम मिलना चाहिए। जबकि ये क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र व्यापार, समझौता आधारित पूंजीवाद, एक तो फ्रीली बिजनेस हो, स्वतंत्र तरीके से व्यापार हो, और समझौता आधारित पूंजीवाद होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर कुछ कल्याणकारी कार्य भी हो। तो समझौता आधारित पूंजीवाद हो और स्वतंत्र व्यापार, व्यापार के मामले में राज्य को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यापार राज्य के नियंत्रण में नहीं होकर के व्यक्ति के नियंत्रण में होना चाहिए। तो यह थी इनकी उदारवाद की कौन से क्षेत्र की मांग? आर्थिक क्षेत्र की मांग। अब है तीसरी, उदारवाद की सामाजिक क्षेत्र की मांग। सामाजिक क्षेत्र में ये कहते हैं कि भाई ये समाज, ये राज्य किससे बने हैं? व्यक्ति से मिलकर के बने हैं। तो समाज एक कृत्रिम संस्था जिसका उद्देश्य व्यक्ति के हितों की पूर्ति करना। समाज क्या है? समाज एक कृत्रिम संस्था जिनका उद्देश्य व्यक्ति के हितों की रक्षा करना। व्यक्ति के हितों की रक्षा करना तथा रूढ़िवादिता की बात करें तो रूढ़िवाद का विरोध करते हैं। ये रूढ़िवाद का विरोध। अब ध्यान से सुनिए,
राजनीतिक क्षेत्र की मांग ये है कि संविधानवाद, विधि का शासन हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। आर्थिक क्षेत्र की मांग है कि स्वतंत्र व्यापार, समझौता आधारित पूंजीवाद हो। और सामाजिक क्षेत्र की मांग है कि समाज एक कृत्रिम संस्था है, लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, इसलिए समाज के लिए जिनका उद्देश्य व्यक्ति के हितों की रक्षा करना है, जब व्यक्ति के हितों की रक्षा होगी तो समाज का हित अपने आप पूरा होगा। समाज के अंदर जो रूढ़िवादिता आ गई है, जो अंधविश्वास आ गए हैं, उनको दूर करना चाहिए और आधुनिकता का संचार हो। ये बातें जो हैं उदारवाद की सामाजिक क्षेत्र की मांग है। अब तीनों क्षेत्रों की मांग आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई उदारवाद की राजनीतिक क्षेत्र की मांग क्या है, तो संविधानवाद, विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और उदार लोकतंत्र, ये राजनीतिक क्षेत्र की मांग है। आर्थिक क्षेत्र की मांग की बात करें, स्वतंत्र व्यापार, समझौता आधारित पूंजीवाद। सामाजिक क्षेत्र की मांग करें तो समाज एक कृत्रिम संस्था जिनका उद्देश्य व्यक्ति के हितों की रक्षा करना और रूढ़िवाद का क्या करना, विरोध करना। ये उदारवाद की सामाजिक क्षेत्र की मांग है। तो सामाजिक क्षेत्र की मांग, आर्थिक क्षेत्र की मांग और राजनीतिक क्षेत्र की मांग, ये तीनों मांगे आपके सामने उपलब्ध है। तो इस प्रकार से ये एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको आप दृष्टिगत रखना। आगे हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों कि उदारवाद की प्रकृति कैसी रही। उदारवाद की प्रकृति, प्यारे विद्यार्थियों, नेचर, उदारवाद की प्रकृति या नेचर ऑफ लिबरलिज्म की अगर बात की जाए, उदारवाद की प्रकृति, सबसे पहले दैवीय सिद्धांतों का खंडन। दैवीय सिद्धांत का खंडन। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का खंडन किया। दैवीय सिद्धांत क्या कहता है? वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक है, भगवान ने राज्य बनाया है और राजा भगवान के भेजा हुआ दूत है, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। राजा की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम कौन होते हैं राजा को चैलेंज करने वाले? अगर राजा निरंकुश है तो इसका मतलब हमारे कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जिसकी वजह से हमें निरंकुश राजा मिला है। राजा परोपकारी है तो हमने अच्छे कर्म किए इसलिए। लेकिन भले निरंकुश हो, भले परोपकारी हो, लेकिन जनता उसको चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो भगवान का भेजा हुआ दूत है। व्यक्ति का इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा काम सिर्फ इनके कर्तव्य पालन करना, इनकी आज्ञा का पालन करना। तो ये दैवीय सिद्धांत जो है ऐसा राज्य की उत्पत्ति का, तो ये राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का खंडन किया किसने? उदारवाद। उदारवाद का ऐसे कोई देवता वेवता नहीं होते। ये राज्य तो एक कृत्रिम संस्था है, व्यक्ति ने राज्य को बनाया है, कोई भगवान का इसमें रोल नहीं है। न ही ये राजा भगवान है या देवता है। ये अपने आप को इसलिए देवता बना रहे हैं ताकि उनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हो, ताकि उनकी निरंकुशता के ऊपर कोई सामने कोई आए नहीं, सब उनकी आज्ञा का जो है पालन करते रहे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, तो ये दैवीय सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति का उनका खंडन किया, और इसके अंतर्गत ही ये जो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति
1776 की अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ये इसके उदाहरण है दैवीय सिद्धांत खंडन के कि 1688 के अंदर जब ये गौरवपूर्ण क्रांति जो है उदारवाद की प्रथम विजय मानी जाती है। 1776 के अंदर जो अमेरिकन क्रांति हुई, इन सब में इन सिद्धांत का खंडन हुआ, क्योंकि यहाँ विलियम और मेरी के पास में सत्ता आई तो उसमें यह साबित हो गया कि जो राजा है वो पराजित हो गया। इसका मतलब कोई राजा भगवान के भेजे हुए दूत नहीं है, देवता नहीं है। अमेरिका की क्रांति में भी यह साबित हो गया कि ब्रिटेन के राजा वगैरह हैं, ये कोई देवता नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है। जैसे अमेरिका की क्रांति के अंदर इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, 1776 अमेरिका की क्रांति, ये सब उदारवाद के अंदर विद्यार्थियों शुरुआती बात की जाए तो इस बात की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है उदारवाद के अंदर। और साथ साथ में निरंकुशवाद का विरोध करती है। नंबर 2, निरंकुशवाद का विरोध। जैसे राजा प्राचीन जमाने के अंदर राजतंत्र के अंदर निरंकुश हुआ करते थे, तो उदारवाद संविधानवाद पर बल देती है। किस पर बल देती है? संविधानवाद पर। शासन चले संविधान के अनुसार चले, निरंकुश सत्ता के अनुसार नहीं। यानी निरंकुश सत्ता का इन्होंने जो है विरोध किया। और जैसे कि मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियां सरकार के किसी एक अंग में निहित नहीं होनी चाहिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनमें शक्तियां बंटी हुई होगी तो संविधान के अनुसार शासन चलेगा। अगर सारी शक्तियां एक ही, जैसे राजा में शक्तियां निहित होगी तो वो अपने आप निरंकुश बनेगा, सीधी बात है। तो पहले क्या होता था? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब किस में निहित होती थी? राजा में निहित होती थी, राजतंत्र के अंदर। इसलिए राजा निरंकुश हुआ करता था। तो इस जो उदारवाद की प्रकृति के अंदर विद्यार्थियों निरंकुशवाद को कोई जगह नहीं है। साथ साथ में अगर देखा जाए, सीमित राज्य का समर्थन करता है उदारवाद। किसका समर्थन करता है? सीमित राज्य का, सीमित राज्य का समर्थन। राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे, कम से कम हस्तक्षेप करे। सीमित हस्तक्षेप का मतलब है विद्यार्थियों, राज्य को अति आवश्यक होने पर ही व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से उदारवाद जो है विद्यार्थियों सीमित राज्य का समर्थन करता है। और जो समाजवाद है वो सब कुछ राज्य के अंडर में होने की बात कहता है। इसी प्रकार नकारात्मक उदारवाद में ये राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई। नकारात्मक उदारवाद की बात करें तो उसमें राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया है, क्योंकि राज्य जो है व्यक्ति के कार्यों में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। कभी कोई कानून बना देता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता जिससे बाधित होती है। तो इस प्रकार से राज्य एक आवश्यक बुराई, जिसमें एडम स्मिथ है, ठीक है ना, बेंथम है आदि समर्थक, ये मानते हैं कि राज्य क्या एक आवश्यक बुराई है और राज्य को कम से कम व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि राज्य कृत्रिम संस्था है। राज्य को व्यक्तियों ने बनाया है, व्यक्तियों को राज्य ने नहीं। अब व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए राज्य को बात बात में इनके कार्यों में हस्तक्षेप
नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया विद्यार्थियों उदारवाद की प्रकृति के बारे में। और अभी उदारवाद के जनक जॉन लॉक का दर्शन कैसा है। जॉन लॉक का उदारवादी दर्शन, जॉन लॉक का उदारवादी दर्शन कैसा है। जॉन लॉक की बात की जाए विद्यार्थियों, उदारवाद लॉक का दर्शन उदारवाद व लॉक का दर्शन। लॉक उदारवाद के बारे में क्या कहता है, जॉन लॉक। अब उदारवाद का जनक किसको कहा जाता है, जॉन लॉक को, क्योंकि सबसे पहले बीड़ा किसने उठाया, जॉन लॉक ने ही उदारवाद की विस्तृत व्याख्या की। अगर विद्यार्थियों बात की जाए तो राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक समझौते के द्वारा हुई। राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक समझौते द्वारा हुई, एक समझौते द्वारा हुई। लॉक कौन से राज्य की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत का संबंध करता है, समझौतावादी सिद्धांत, आप 11 पढ़ गया है। यानी राज्य की उत्पत्ति जो है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक समझौते के द्वारा हुई। प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी, शांतिपूर्ण अवस्था थी लॉक के अनुसार, लेकिन समस्या यह थी कि कानून बनाने वाला, कानून लागू करने वाला, कानून की जांच करने वाला कोई एक सेपरेट बॉडी नहीं थी। कानूनों को लागू करना, कानूनों को बनाना, कानूनों की जांच करने के लिए कोई अलग संस्था नहीं थी। इसलिए लॉक को लगा कि ये अराजकता की स्थिति आ सकती है। ऐसे शांत वातावरण में भी प्राकृतिक स्थिति अच्छी थी, व्यक्ति एक दूसरे के आदर करते थे, हिंसक नहीं थे ऑब्स की तरह। लेकिन ऐसी स्थिति में लोगों को लगा कि कब तक चलेगा, जब कोई कानून बनाने वाला नहीं है तो ये कभी अगर किसी के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो उसको निपटाएगा कौन, तो क्या करें। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के एक समझौता किया और समझौता करके एक समाज बनाया, यानी राज्य बनाया। अब उन्हीं लोगों ने आगे राज्य को संचालित करने के लिए क्या बनाई, सरकार बनाई। तो इस प्रकार से जॉन लॉक का समझौता दो तरीके से हुआ। पहले तो सब मिलकर के बैठे कि भाई क्या करें, कोई कानून बनाने वाला नहीं है, कानून लागू करने वाला नहीं है, कानून की जांच करने वाला नहीं है। कहीं अगर मान लीजिए बाई मिस्टेक लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उनके निपटाएगा कौन। तो ऐसे करते हैं कि भाई शुरुआत में वो समाज का निर्माण होता है, वही राज्य बन जाता है। फिर कहते हैं इसको चलाएगा कौन, इसलिए सब मिलकर के एक सरकार का गठन करते हैं, वही जनता, ठीक है ना। अब सरकार समझौते आधारित होगी। अगर आप सरकार सही नहीं चलेगी, लोगों के हितों की भावना के अनुसार नहीं चलेगी, तो वे कभी भी वापस बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक समझौता हुआ और उस समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो व्यक्तिवादी विचारधारा है ये व्यक्ति के हितों के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य बना है, इसलिए ये व्यक्तिवादी विचारधारा है। उदारवाद कैसी विचारधारा है, व्यक्तिवादी विचारधारा। व्यक्तिवादी विचारधारा क्या होती है,
ऐसी विचारधारा जिसके केंद्र में व्यक्ति होता है वो व्यक्तिवादी विचारधारा, जिसके केंद्र में समाज होता है तो वो समाजवादी विचारधारा। ये तो कहते हैं कि व्यक्ति का हित होना चाहिए, व्यक्ति का हित होगा तो समाज का हित उसमें निहित है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए रक्षा की बात करती है। साथ साथ में कानूनों का आधार विवेक है, न कि आदेश। कानूनों का आधार विवेक है, न कि आदेश। यानी कानून जो हैं विद्यार्थियों वो विवेक आधारित होने चाहिए, आदेश आधारित नहीं। जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे ये करना, ये कानून पारित हो गया, यानी राजा के मुंह से निकली हुई बात ही क्या बन जाती थी, आदेश बन जाती थी। ऐसा नहीं है, कानून वह विवेक संगत होगा तो ही जनता मानेगी। अगर विवेक संगत नहीं है, किसी ने राजा ने ऑर्डर दे दिया बस मान लो, ऐसी तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। कानून किस पर आधारित होना चाहिए, विवेक पर आधारित होना चाहिए, आदेश पर आधारित नहीं होना चाहिए। वह सरकार अच्छी है, वह सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करे, जो कम से कम शासन करे। कम से कम का मतलब कम समय के लिए नहीं, यानी कम से कम शासन का मतलब ऐसी सरकार जो कम से कम शासन करे। कम से कम शासन का मतलब राज्य या सरकार जो हैं वो व्यक्ति के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे। बस व्यक्ति के हितों की रक्षा करना आपका काम है, लोक कल्याण के लिए आपका गठन हुआ है, लोक कल्याण के कार्य कीजिए। बेवजह व्यक्ति के कार्यों में बाधा बनने की जरूरत आपको नहीं है। और राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक, ये भी मानते हैं लोग भी मानते हैं, राज्य एक, क्योंकि ये नकारात्मकवादी है, आवश्यक बुराई है। ये तो बुराई है, लेकिन लोगों ने क्या है कि कानून की रक्षा के लिए, कानून निर्माण के लिए, कानून की जांच के लिए बना तो दिया राज्य, लेकिन आज राज्य जो हैं अपने आप को सर्वोच्च समझने लगा कि हम सब कुछ है, हमारा ऑर्डर मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्य सब कुछ नहीं है। यानी राज्य कृत्रिम संस्था है, राज्य व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए बना है, इसलिए उसे राज्य का व्यक्तियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और मानव को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है ना, मानव को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो, बंधनों का अभाव हो। बंधनों का, नकारात्मक स्वतंत्रता में जो हमने देखा, बंधनों का अभाव हो। इस प्रकार से होना चाहिए। बंधन व्यक्ति के ऊपर नहीं आरोपित किए जाने चाहिए। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी प्रकार की व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो इनकी किताब का नाम है विद्यार्थियों द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा, कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा। इन्होंने किताब लिखी लॉक ने, और उन किताब के माध्यम से ही इन्होंने उदारवाद को इनकी व्याख्या की, लेकिन ये इनका उदारवाद नकारात्मक उदारवाद था। तो मानव को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त हो, लेकिन बंधनों का पूर्णतः क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए। तो ये है विद्यार्थियों लॉक का कैसा दर्शन, उदारवादी दर्शन। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, लॉक का उदारवादी दर्शन समझाइए, क्योंकि ये जनक है।
या लॉक को उदारवाद का जनक क्यों कहा जाता है, तो ये आप बातें लिख सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।